हमारे बीच हैं हमारे इंदौर शहर के कमिश्नर। मैं निवेदन करती हूं कि आप सभी उनका भी तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच हैं हमारे व्याख्यानमाला का समिति के उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल जी। सबसे पहले तो आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें पता है कि दिन में सुबह से लेकर अभी तक 3 बार बारिश इतनी ज़ोर से मेहरबान हुई है कि बहुत सारे लोग जो आते होंगे उन्हें आने में थोड़ा देर लगेगा, तो आप सभी लोग समय पे आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसे कि अभ्यास मंडल की परंपरा रही है हमेशा कि हम समय पे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि इस शहर को आज एक और शानदार उद्बोधन सुनने को मिलेगा। हमारे बीच माननीय संजीव चोपड़ा जी जो आज बात करेंगे जय जवान जय किसान पे। सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे साथी विनय जैन जी को, वे आएँ और हमारे आज के अतिथि उनका स्वागत करें। माननीय संजीव चोपड़ा जी का स्वागत करें। विनय जैन जी। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे युवा साथी कुणाल भवन को, वो भी आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता संजीव चोपड़ा जी का स्वागत करें। इसके तुरंत बाद मैं वसंत सोनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे इंदौर के कमिश्नर और हमारे साथी दीपक सिंह जी का स्वागत करें। वसंत सोनी जी। यान्ना सिंह सिसोदिया को मैं बुलाना चाहूँगी कि वे आएँ और हमारे अतिथि का स्वागत करें। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि ये नगरी अहिल्या जी की नगरी है, आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर एक यात्रा इंदौर में निकलती है बहुत बड़ी, हालांकि बारिश का असर उस पर भी हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि माननीय संजीव चोपड़ा जी से और दीपक सिंह जी से निवेदन करूंगी कि अहिल्या जी की प्रतिमा पर हार चढ़ाकर उन्हें याद करें। इंदौर शहर क्योंकि अहिल्या जी का बसाया हुआ शहर है और इस शहर को भी मनाते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर अहिल्याबाई के नाम पर एक जोरदार तालियों से हम उन्हें याद करेंगे। इंदौर जो कि अहिल्या की नगरी कहलाता है। पूरे देश में अहिल्या जी के बनाए गए मंदिर और अलग अलग तरह की चीज़ें, धर्मशालाएं और बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जिन्हें इस साल याद किया जाएगा और जहां पे अलग अलग कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा। हमारे बीच आज के हमारे जो वक्ता हैं माननीय संजीव चोपड़ा जी, आप रिटायर्ड आईएएस हैं, 1985 बैच के, 1985 बैच के। आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी कपूरथला पंजाब से और वर्तमान में वो देहरादून में रहते हैं। आप डायरेक्टर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा एक और इंदौर के सुधी श्रोता ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे कि इन्हें जब भी कहीं भी जो भी इनके साथ किसी भी पोस्टिंग पे रहा, इन्हें बहुत विनम्र ही हमेशा देखा गया और बकौल इनके कि इन्हें काम करना आता है, करवाना आता है, पर कभी भी ना तो कभी एग्रेशन आता है और ना कभी भाषा ख़राब होती है और ना भाषा ऐसी होती है कि वो किसी को तकलीफ़ दे, पर काम करवा लेते हैं। ये बातें जानना मुझे लगता है कि किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैंने उनसे पूछा कि ज़्यादातर बच्चे जो काम करते हैं या नए नए अपॉइंट होते हैं यूपीएससी में, पीएससी में या दूसरे जगह, तो उनको एक परेशानी होती है कि प्रेशर होता है, पॉलिटिक्स का प्रेशर या किसी और तरह का प्रेशर। तो आपने क्या किया होगा, आपके पास भी ऐसे प्रेशर आए होंगे।
उनका कहना था जब आप कोई दायित्व ज्वाइन करते हैं, यदि आपने ये तय किया कि आप क्या करने आए हैं, आप पैसा कमाने आए हैं, आप नाम कमाने आए हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा करने आए हैं, आप जनता की सेवा करने आए हैं, या वो करने आए हैं जो आपने तय किया था परीक्षा देते समय, तो जब ये क्लियर होता है तब कहीं कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या काम करना है। तो ऐसे संजीव जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी बात कहें। उनका विषय है जय जवान जय किसान। आप सादर आमंत्रित हैं सर, अपनी बात के अपने विचार साझा कर सकूं। श्री रमेश्वर गुप्ता जी जो अभ्यास मंडल के अध्यक्ष हैं, श्री अशोक जायसवाल जी, दीपक, मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि इनको मैंने LBSNA में ट्रेन किया है। मनीषा जी, हमारे बीच में मेरे गुरु डॉक्टर PN मिश्रा जी उपस्थित हैं। आपने मुझे MDI में मैथ्स का जो मेरा भय था उससे दूर किया, और फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती PhD भी इन्होंने करवाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर मोहंती और छाया जी हैं। छाया जी बहुत सालों तक मेरी कुलीग रहीं मसूरी एकेडमी में। डॉक्टर मोहंती बहुत सुप्रसिद्ध होम्योपैथ हैं, मऊ में, और आए हैं आज, इनको वायरल भी है तब भी आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कन्फेशन कहना चाहता हूँ, ये मेरा हिंदी में पहला व्याख्यान है, तो थोड़ा बहुत भाषा का समस्या हो सकती है, लेकिन कोशिश करते हैं। तो जय जवान जय किसान, और ये जो नारा है या स्लोगन है, ये स्लोगन हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अब कोई भी जब स्लोगन दिया जाता है, जब भी कोई नारा दिया जाता है, तो वो नारा सिर्फ उन 4 शब्दों का नहीं होता, वो नारा उस देश काल का एक प्रतीक होता है। वो बताता है कि उस समय वो क्यों दिया गया और उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। और कई तो ऐसे तो हर रोज़ ही लोग नारे लगाते हैं, लेकिन कुछ नारे होते हैं जैसे जय हिंद, वो एक जो सुभाष बोस ने जब जय हिंद कहा तो वो पकड़ में आ गया, वंदे मातरम पकड़ में आ गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल हमें अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी, क्या देश काल था, देश का समय क्या था, उस समय का क्या माहौल था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मैं आपको 1960 के दशक में लेके जाता हूँ, और 1960 के दशक में मैं जब आपको लेके जाता हूँ तो उसको बहुत लोगों ने कहा कि दिस वाज इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस डेकेड। 55 से लेके 65 तक भारत में बहुत ज़्यादा क्लेश था, बहुत ज़्यादा, और ये एक्सेप्ट करने में कोई मतलब इतिहास से परहेज़ नहीं करना चाहिए। जो इतिहास है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पार्टीशन के बाद से बहुत मुश्किलें थीं देश में, उनको कुछ सेटल हुआ, लेकिन 53 में जब आंध्रा में एजिटेशन हुई तो आंध्रा स्टेट बनी, फिर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुई, भाषा को लेके, लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा देश में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। इनफैक्ट बहुत लोगों को लग रहा था कि देश शायद बच नहीं पाएगा, और देश को खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी। देखिए, एक थीसिस है जिसको हम एक्सपोर्टेबल इम्पोर्टेबल हाइपोथेसिस फॉर एग्रीकल्चर कहते हैं, कि अगर कोई छोटा देश है और उस छोटे देश में किसी चीज़ की शॉर्टेज है, अगर वो दुनिया की मार्केट में जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मालदीव्स या बांग्लादेश या नेपाल को चीनी की ज़रूरत पड़ी तो गए मार्केट में, उन्होंने कुछ चीनी खरीद ली, कुछ धान खरीद लिया। लेकिन हिंदुस्तान अगर विश्व के मार्केट में जाएगा और कहेगा कि हमें चावल चाहिए या हमें गेहूँ चाहिए, चाहे वो बेचना हो या ख़रीदना हो, वर्ल्ड मार्केट्स इमीडिएटली इफेक्ट हो जाती हैं, बिकॉज हमारा बेस बहुत बड़ा। और जब हम आज़ाद हुए थे उस समय बंगाल फैमिन से हम निकल के आ रहे थे, और हमारे देश की 1/10 मतलब लगभग उस समय हमारी 60 से 65 मिलियन टन्स की हमारी रिक्वायरमेंट थी, 40 करोड़ की आबादी थी। तो 10 मिलियन टन्स जो था ये हमारा बाहर से आता था, वो भी अनुदान के तौर पे PL 480 के माध्यम से आता था। तो एक तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त समस्या थी देश में। एजिटेशन थी तमिलनाडु में, जो अब तमिलनाडु है उस समय मद्रास था, असम जल रहा था, हजरत बल में क्राइसिस हो गई थी, पंजाब में पंजाबी सूबा का एजिटेशन चल रहा था, और लग रहा था कि शायद जो देश है वो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और उसके एक एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट में पाकिस्तान, स्पेशली वेस्ट पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट थी वो काफ़ी अच्छे स्पीड पे चल रही थी।
क्योंकि इट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ सेंटो, इट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ सीएटो, और एक किस्म से कहा जाए तो उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो हमारी ग्रोथ रेट से ज़्यादा थी, और लोगों को शक पड़ रहा था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे कैसे जाएंगे। और दोनों, अमेरिका और रशिया, उस समय तक हम नॉन अलाइंड तो थे, हम कह रहे थे कि हम नॉन अलाइंड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई खास क्योंकि जब तक आप में क्षमता नहीं है तो कोई आपसे दोस्ती करे ना करे उसका कोई खास मतलब रहता नहीं है। और चाइना ने अपनी मसल्स फ्लेक्स करनी शुरू कर दी थी। ये सब माहौल था जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने 1964 में, और देश की हालत जो थी वो आप सब जान सकते हैं कि क्या हालत थी, क्योंकि 1962 में चाइना ने हमें अच्छी खासी धुलाई कहा जा सकता है। वी हैड अ फेयर बिट ऑफ ड्रबिंग फ्रॉम असम। वो अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से चाइना आया, अटैक किया और अपनी इच्छा से वापस भी गया। तो उसमें हमारा चाइना वापस चला गया, उसमें हमारी कोई श्रेय नहीं है। हमारे जनरल्स तो सब भाग गए थे और बाद में उनका अनफॉर्चुनेटली उनका कोर्ट मार्शल भी नहीं हमने किया। लेकिन जो भी था, मतलब एक और आप देखिए उन दिनों में लता मंगेशकर जी ने कहा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तब लोहिया जी ने कहा था कि इसमें रोने की क्या बात है, मतलब इसको आप चेंज करिए। लेकिन 3 साल के अंदर क्या हुआ? 3 साल के अंदर भारत में एक नई फौज हुई। 3 साल के अंदर हमारी फोर्सेस ने फतेह हासिल की, और तब जो बना नारा वो ये था, कदम कदम बढ़ाए जा तो गीत खुशी के गाए जाए, ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक गाना जो है वो सिर्फ एक गाना नहीं होता, एक गाना एक संदर्भ में होता है। एवरीथिंग हैज़ अ सर्टन कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट था जब आँख में पानी भरता था, एक कॉन्टेक्स्ट था जब वीर जवान तुम आगे बढ़, चिंता की कोई बात नहीं। तो ये पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये कैसे हुई? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे देश पे बहुत जगह से आक्रमण हुए हैं। अफ़गानिस्तान से, गजनी से, सब जगह से हमारे देश पे अटैक्स हुए, नेवल अटैक्स हुए। पहली बार रंजीत सिंह ने, जब वो लाहौर दरबार के रूलर थे, तब वो गए और जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में जाके, काबुल में जाके अपना झंडा लहराया, और वहाँ से जो गेट्स गोल्डन टेम्पल के उठा के लेके गए थे, वो दोबारा वो गेट्स लेके आए और गोल्डन टेम्पल को उन्होंने रिसरेक्ट किया। लेकिन याद रहे कि वो लाहौर दरबार के थे। लाहौर दरबार, उनके जो सिक्के थे वो लाहौर दरबार के थे। पहली बार हिंदुस्तान की फ़ौज ने नई दिल्ली से अपना बॉर्डर कूच करके लाहौर और सियालकोट सेक्टर्स के 2 पुलिस स्टेशंस पे भारत का ध्वज लहराया। और ये जो क्रेडिट है ये उन जवानों को जाता है जिन्होंने अपनी पूरी हौसले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने उस पर अपना दिया। और उस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करती है? पॉलिटिकल लीडरशिप ही तो, देखिए, जवान तो जवान है, वो तो लड़ेगा ही, लेकिन अगर उसके पीछे एक पॉलिटिकल फोर्स है, एक पूरी कन्विक्शन है कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, लड़ाई पूरे देश की है, पूरा देश आपके साथ है, तो वो जो फ़ख्र, वो जो हौसला, वो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो एक डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कैरो में नॉन अलाइंड समिट हुई 1964 में, उससे कुछ महीने पहले चाइना ने एटॉमिक विस्फोट किया था। तब तक जो हमारी नीति थी वो ये थी कि कभी नहीं, हम कभी भी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो शास्त्री जी ने उसको थोड़ा सा ट्वीक कहा। उन्होंने कहा अभी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं को अभी नहीं में एक चेंज ले आए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण चेंज था। तो साथियों, जय जवान का जो नारा था जब उन्होंने दिया, और वो जय जवान का नारा इसलिए भी दिया कि वो मानते थे कि ये जो विक्ट्री हुई है, ये जो हमारी जो फौजों ने जो फतेह हासिल की है, वो कैसे हासिल की। और देखिए, जो इक्विपमेंट की जो बात अगर की जाए तो पैटन टैंक के मुकाबले में हमारे जो शर्मन्स थे वो कुछ भी नहीं थे। मिग के मुकाबले में नैट तो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में बंदूक लगा के फतेह प्राप्त की। और पैटन टैंक्स का तो एक पूरी नगरी बसा दी।
पूरी नगरी बसा दी, जगह जगह पे वो पेटेंट है। तो ये किस लिए हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा विश्वास था, और पूरा एक जिसको कहा जा सके एक पूरी कन्विक्शन के साथ उन्होंने ये कहा। जब उन्होंने लाल किले पे एड्रेस किया 15 अगस्त को, तो उन्होंने कहा कि ये भारत का युद्ध है। बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा कि ये क्या मुस्लिम पाकिस्तान वर्सेस हिंदू इंडिया का? बोले क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे ये युद्ध हिंदू का नहीं है। हमारी फ़ौज में पारसी हैं, हमारी फ़ौज में मुसलमान हैं, हमारी फ़ौज में सरदार हैं, हमारी फ़ौज में सब हैं। तो आपका ये कहना गलत है। अयूब खान का पाकिस्तान हो सकता है उस तरीके से, लेकिन मेरा जो भारत है, मेरा देश सबका देश है, और मेरे देश में जवान सबसे आगे रहेगा। और जवान कहाँ से आता? जवान आता है उन सब से जो किसान हैं, क्योंकि ऑफिसर क्लास तो शायद प्रोफेशनल से आ जाती है। ऑफिसर क्लास के लोग तो हमारे जैसे कोई किसी के फादर हो सकता है, डॉक्टर हों, टीचर हों, लॉयर हों, लेकिन जो जवान जो एक्चुअली जो युद्ध में आता है, आम तौर पे 99% वो उसका माँ बाप उसके किसानी प्रथा से आते हैं। और अब आप देखिए कि किसान की जो हालत थी वो क्या थी। किसान को उस समय तक ये माना गया था कि किसान क्योंकि अनपढ़ है, किसान क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो नई तकनीक को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ये आर्गूमेंट होती थी प्लानिंग कमीशन में कि कैसे जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे नए बीज को उपयोग में लाएगा, वो कैसे नए ट्रैक्टर को लेके आएगा, कैसे वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करके लेके आएगा। लेकिन हमने देखा कि ये सब जो है ये पॉसिबल था और सब पॉसिबल हुआ। और जो हमारी 2 मेन क्रांतियाँ हुई देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी वजह से देश निर्भर हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, वो पंजाब में, यूपी में, और ख़ास तौर पे क्योंकि उससे पहले तक क्या था, देखिए जो 50s में जो हमारी सोच थी, वो सोच थी कि हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। और 50s में जो सोच थी वो ये थी कि शायद सोशलिस्ट मेथड ऑफ फार्मिंग, शायद कोऑपरेटिव फार्मिंग करके देश शायद आगे बढ़ जाए। तो उसमें नॉन टेक्निकल इंटरवेंशन थी। 1958 में जब अवधि में, या मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए, तो चरण सिंह उठ के आए। उन्होंने कहा कि आपने तो पंडित जी कभी फार्मिंग की नहीं है, तो आपको आइडिया नहीं है फार्मिंग का। फार्मिंग कोऑपरेटिव तरीके से नहीं हो सकती। कोऑपरेटिव तरीके से हम इनपुट्स ले सकते हैं, कोऑपरेटिव तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कलेक्टिवाइजेशन हुआ है, चाहे वो सोवियत यूनियन में हुआ हो, चाहे वो स्टालिन ने किया हो, चाहे वो माओ ने किया हो, चाहे वो तंजानिया में किया गया हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसान को, फार्मर को अपनी ज़मीन के साथ बेहद प्यार है। इतना प्यार है कि वो 1 इंच ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हम कोई ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उस पर ऊपर लगाएंगे जिसके लिए वो मानसिक तौर पे तैयार नहीं है, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। खैर, जो 2 रेवोल्यूशंस इस देश में जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, सुप्रसिद्ध हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन, दोनों में शास्त्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, बड़ा ही योगदान रहा है। बाद में उसका क्रेडिट चाहे किसी को भी मिला हो, लेकिन पंतनगर यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, उसमें शास्त्री जी का बड़ा रोल। और देखिए यही 2 रीजन्स थे जिसमें सबसे पहले जो है वो उन्नति आई। और वो बड़े लोग कहते थे कि ये कैसे, इनको तो पता ही नहीं ट्रैक्टर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। लेकिन फार्मर्स ने कर दिखाया कि अगर आप तकनीक देंगे, टेक्नोलॉजी दीजिए, बीज दीजिए, मार्केटिंग की व्यवस्था दीजिए, पानी दीजिए, और सबसे ज़रूरी पानी। मध्य प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ नर्मदा, बिकॉज ऑफ द न्यू कैनाल सिस्टम दैट केम अप। क्योंकि आम तौर पे एग्रीकल्चर में 2, 4, 5% ग्रोथ हो सकती है, लेकिन पिछले दशक में जो मैक्सिमम जो ग्रोथ हुई, और आज मैं तो खैर पंजाबी हूँ, तो कभी कभी बुरा भी लगता है कि आज मध्य प्रदेश जो है वो नेशनल पूल में पंजाब से ज़्यादा गेहूँ देता है, पंजाब से ज़्यादा धान देता है। बट इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, पंजाब कंपैरेटिवली छोटा है। पंजाब तो 2-4 जिले के बराबर है आपका। बट एनीवे, इट इज़ गुड, इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी positive competition in the country. It's always good to see good things happening in your country. And second, अमूल, जो ये NDDB द्वारा जो पैटर्न इस्टेब्लिश किया गया, और देखिए वो गए वहाँ पे और एक रात रुके। एक फार्मर था पंजाब राव देशमुख, उनके यहाँ रुके रात में, सॉरी पंजाब राव पटेल, उनके घर में वो रुके रात में, और उन्होंने रात में 1 बजे तक वो बातें करते रहे उनके परिवार के सदस्यों के साथ। हरिजन टोले गए, सब जगह गए,
और फिर ये तय हुआ कि जो ये अमूल का मॉडल है इसको क्यों ना पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सके। डॉक्टर कुरियन ने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि मैं अपना हेडक्वार्टर नहीं बदलूँगा, मुझे यहीं रहना है, मुझे आप यहीं से मैं अपना जो ये रेवोल्यूशन है इसको मैं जो इसको लेके आऊँगा। तो उन्होंने माना और उसी समय से एनडीडीबी ने जो इतना डेवलप किया और आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। बड़े फ़ख्र की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड मिल्क प्रोडक्ट्स में, चॉकलेट्स में, आइसक्रीम में अमूल है। और ये क्रेडिट मिलना चाहिए तो जय जवान जय किसान के उसी स्लोगन के पास जाता है कि हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं। तो देखिए, जो चीज़ जो मैं पॉइंट, अच्छा ये मुझे वक्त बता दीजिए कितना है? नहीं, फिर भी बता दीजिए। 40 मिनट। अच्छा, नहीं ठीक। अच्छा, नहीं तो मतलब वो पता हो तो फिर मैं उसको उसके मुताबिक चलाऊंगा ना उसको। जो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ये कि वी हैव टू रिजेक्ट डिफीटिज़म, नॉट डिफीट। क्योंकि डिफीट तो होगी, हार जीत तो चलती रहेगी। ये हो ही नहीं सकता है ज़िंदगी में कि हम कभी हारे नहीं। लेकिन डिफीटिज़म वो एक समस्या है। वी कैनॉट बिलीव इन डिफीटिज़म। हारने से भय, मतलब जो डिफीटिज़म की मैं एग्जैक्ट हिंदी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन डिफीटिज़म एक प्रॉब्लम है। डिफीट प्रॉब्लम अपने आप में नहीं है, बिकॉज जब भी हम कहीं जाएंगे, किसी भी मैदान में जाएंगे, तो कहीं टैक्टिकल विक्ट्री होगी, कहीं टैक्टिकल लॉस होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसकी जो चीज़ है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि इतिहास को हम कैसे पढ़ सकते हैं। इतिहास पढ़ने की बड़ी ज़्यादा तरीके हैं, बहुत विधाएं हैं इतिहास पढ़ने की। एक हमारी पौराणिक तरीका है इतिहास पढ़ने का, बहुत सारी चीज़ें हम रामायण से, महाभारत से, अपने ग्रंथों से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जो पहला ही श्लोक है भागवत गीता का, उसमें वो पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, बताओ भाई ये फ़ौजों का एरे कैसे है, मतलब कैसे, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है आर्मीज़ का। उससे फिर जब आप और आगे जाते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि कैसे, कौन सी सेनाएं, कौन कौन से एरियाज़ देश में कौरवों के साथ थे, कौन कौन से एरियाज़ पांडवों के साथ थे। तो तब एक आइडिया लगता है कि गंधार से लेके मल्ल्या किंगडम तक जो, मतलब सब आर्मीज़ तो आई ना, मतलब 19 आर्मीज़ कौरवों की तरफ से, 11 आर्मीज़ पांडवों की तरफ से, कितना बड़ा वो आयोजन रहा होगा। और उसमें 2-3 सब जो थे राजा, उन्होंने एक या इधर था या उधर था। सिर्फ कश्मीर के राजा क्योंकि वो नाबालिग थे तो उनको कहा गया कि आप चूज़ नहीं कर सकते, और एक उडुपी के जो राजा थे उन्होंने लॉजिस्टिक्स की सारी ऑर्गेनाइजेशन की, दोनों तरफ को उन्होंने खाना खिलाया। बट एक वो प्रथा है हिस्ट्री को समझने की जो है, बट इट हैज़ नॉट बिन रिटन फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। There are a lot of facts of history. There is a lot of facts of history that we get from the Puranas, but we cannot say that this was written for a historical purpose. The purpose for writing it was different. We glean a lot of facts of history from there. उसके बाद में जब हम गिबन की किताबें पढ़ते हैं या उसके बाद में थॉमस कार्लाइल की किताबें पढ़ते हैं, थॉमस कार्लाइल का जो व्यू था वो ये था कि ग्रेट मैन क्रिएट हिस्ट्री, कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो व्यक्ति क्रिएट करते हैं। मतलब उनके मानने में जैसे नेपोलियन हो गए, नेपोलियन ने हिस्ट्री क्रिएट की, शेक्सपियर ने हिस्ट्री क्रिएट की। शेक्सपियर ने हिस्ट्री कैसे क्रिएट की? क्योंकि उन्होंने आम आदमी की भाषा में ड्रामा उन्होंने किया। मार्टिन लूथर किंग को वो मानते थे कि वो बड़े महान थे, क्योंकि उससे पहले क्रिश्चियनिटी की जो डेवलपमेंट हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने लैटिन भाषा से बाइबल को आज़ाद किया। अगर लैटिन भाषा से बाइबल को आज़ाद ना किया जाता तो शायद इतने लोग बाइबल ना पढ़ पाते। और उनको लगा कि ये मार्टिन लूथर किंग भी अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी थे। तो इस तरह उनका ये मानना था कि जो ग्रेट मैन होते हैं वो इतिहास बनाते हैं। फिर टॉइनबी ने, जो आर्नल्ड टॉइनबी, वो भी एक बड़े अच्छे हिस्टोरियन रहे हैं। उनका ये मानना था कि हर समाज में एक डोमिनेंट मेजॉरिटी होती है, और जो डोमिनेंट मेजॉरिटी है वो चलती रहती है, वो अपने आप, मतलब जो विधाएं हैं उनके मुताबिक चलती रहती है, लेकिन
डोमिनेंट मेजॉरिटी के पीछे एक क्रिएटिव माइनॉरिटी होनी चाहिए जो बीच बीच में डोमिनेंट मेजॉरिटी को बताती रहे कि भाई देखिए ये थोड़ा गलत हो रहा है, इसमें ये सुधार किया जा सकता है, इसमें ये चेंज लाई जा सकती है, अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छी डोमिनेंट मेजॉरिटीज़ जो होती हैं वो क्रिएटिव माइनॉरिटी को ऑनर भी करती हैं, उनको उनका रिस्पेक्ट भी करती हैं, उनका इस्तकबाल करती हैं और उनकी बात को मान लेती हैं। जो जो डोमिनेंट मेजॉरिटी अपनी क्रिएटिव माइनॉरिटी की बात मानती है वो डोमिनेंट मेजॉरिटी फिर आगे डेवलप करती है। और जिस डोमिनेंट मेजॉरिटी ने अपने जो तैश में आके कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे और अब जानने की आवश्यकता नहीं है, उसमें फिर समस्या हो जाती है। फिर हमारी मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री है जो ये मानती है कि भाई जो हर चीज़ जो है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, सब चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है। पहले ऐसा था, पहले वो जो सोसाइटी थी वो हंटिंग गैदरिंग की सोसाइटी थी। तो 4-5 विधाएँ जो हैं वो अपनी अपनी अलग अलग किस्म की हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं। मैं E.H. कार की जो हिस्ट्री की जो किताब है व्हाट इज़ हिस्ट्री, उसमें मेरा थोड़ा सा विश्वास है। वो कहता है कि इतिहास क्या है। इतिहास प्रेजेंट और पास्ट के बीच में कॉन्वर्सेशन, एंड इट्स एन ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन। फैक्ट्स हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन है। कभी फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन की जो बातें हैं जैसे जैसे वो और उभर के आती हैं तो नया इतिहास, क्योंकि हर युग का इतिहास नया है, हर चीज़ का इतिहास नया है। और इतिहास लिखना, इतिहास को समझना, इतिहास को इस कॉन्टेक्स्ट में डालना। देखिए एक चीज़ तो हो गई कि शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें तो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बट इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स नथिंग। क्योंकि हमें मुगल सराय के बारे में जानना पड़ेगा। हालांकि आज मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया। ये भी अपने आप में एक बात है कि शहरों के नाम कैसे बदले जाते हैं, क्यों बदले जाते हैं। लेकिन मुगल सराय उस समय उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। मुगल सराय एक रेलवे जंक्शन था। मुगल सराय दिल्ली को कलकत्ते के साथ जोड़ता था। मुगल सराय बनारस के साथ जोड़ता था। पूरा जौनपुर क्षेत्र उसमें आता था। तो जो मुगल सराय था उसमें एक रेलवे स्कूल, और रेलवे के बारे में जो हमारी मिथक है कि रेलवे बहुत अच्छी थी, उसमें सिर्फ वो बड़े बड़े राजाओं की गाड़ियाँ थी, ये भी एक मिथक है। क्योंकि रेलवेज़ का मेन जो रेवेन्यू था वो 3rd क्लास पैसेंजर से आता था, और 3rd क्लास पैसेंजर्स की काफ़ी दुर्दशा थी। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है ट्रैवलिंग 3rd क्लास बाय रेलवेज़, उसमें उन्होंने सब बताया कि रेलवे की क्या बुरी हालत थी। लेकिन जो बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि मुगल सराय में उनके नाना और उनके मामा दोनों अंग्रेज़ी के अध्यापक थे। अंग्रेज़ी के अध्यापक होने का एक बहुत एडवांटेज उन्हें मिला, क्योंकि उनकी रिटन अंग्रेज़ी जो थी, उनकी रिटन अंग्रेज़ी बहुत बहुत सुपीरियर थी। ही रोट वेरी वेल इन इंग्लिश। उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस जब आप देखते हैं, और जैसे मास्टर अपने बच्चों को बिल्कुल ठीक करा के हैंडराइटिंग में, मतलब कोई भी गलती, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस जब हम देखते हैं, चाहे उन्होंने जेल में लिखी हो चाहे जहाँ भी लिखी हो, परफेक्ट इंग्लिश वो लिख पाते थे। खैर, जो मुगल सराय उस समय का जो भारत है, उस समय का क्या था, वो सब चीज़ें हमें उन दिनों के कांग्रेस के जो स्पीचेस थी, जो प्रेसिडेंट्स एड्रेस थी, उससे पता लगती हैं। 1903 में जब करजन वाइसरॉय थे तो बहुत सारे भारतीयों को लग रहा था कि ऐसा बढ़िया वाइसरॉय हो ही नहीं सकता, बड़े डायनामिक हैं, बहुत ये हैं, फिर वो हैं। लेकिन जब कोरोनेशन दरबार हुआ और फिर फैमिन आया और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो खैर एनीवे मैं सब्जेक्ट से हट रहा हूँ। हिस्टोरियंस की एक बीमारी होती है कि हम इधर उधर थोड़ा, ये मैथ्स वाले जो हैं, जैसे मेरे गुरुजी हैं, वो बिल्कुल फोकस रहते हैं ये। अब हम हिस्टोरियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इधर उधर भटकते जाते हैं। बट एनीवे, इसीलिए ये कुछ कागज़ अपने सामने रखना ज़रूरी है। तो शास्त्री जी वर्मा पैदा हुए थे, लेकिन जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वर्मा टाइटल को छोड़ दूँगा। अब पूरा ख़ानदान वर्मा, सबके सब कायस्थ, और कायस्थों को, जैसे हर व्यक्ति को अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है, उनके टीचर भी कायस्थ, उनके स्कूल का हेडमास्टर भी कायस्थ, लेकिन ये अड़े रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ लाल बहादुर रहूँगा। तो बहुत एक यंग एज में उन्होंने अपना टाइटल जो है वो छोड़ दिया। शास्त्री उनको तब टाइटल मिला जब उन्होंने काशी विद्यापीठ में आके शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। अब देखिए, शास्त्री जी की हाइट 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच कोई हाइट नहीं है। अब इससे ये भी पता लगता है कि जस्ट बिकॉज आप मतलब 6 फुटे हैं, या आपका वेट थोड़ा बड़ा है, या आपका रंग थोड़ा गोरा है,
तो आप पॉपुलर सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में तो हो सकते हैं, उसमें तो एक सर्टनली कपूर और चोपड़ा को एक एडवांटेज रहता ही है लेकिन आमतौर पे लीडरशिप के मामले में हाइट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। फर्स्ट थिंग, योर वेट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। गरीब परिवार में पैदा हुए, 22 साल की उम्र में उनकी मदर जो थी वो विडो हो गई थी और स्कूल टीचर्स के ख़ानदान में, आजकल स्कूल टीचर्स की सैलरी काफ़ी ठीक हो गई है, लेकिन उन दिनों में स्कूल टीचर्स एक जिसको हम कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास या ऑलमोस्ट बिटवीन पॉवर्टी एंड मिडिल क्लास की जो सिचुएशन में थी। लेकिन उस सब में ट्रूथफुलनेस, सिंप्लिसिटी, हार्ड वर्क और अपने वाक्य पे अटक रहने की जो एक चीज़ थी वो उनके पास हमेशा से रही। शास्त्री जी का जो स्कूल था वो गए हरीश चंद्र हाई स्कूल में। अब हरीश चंद्र हाई स्कूल जो बनारस में है, हरीश चंद्र घाट पे, उसकी भी एक मज़ेदार कहानी है। हरीश चंद्र जो भारतेंदु उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और उन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। बड़ी उनके टीचर जो थे उनका नाम था निष्कामेश्वर मिश्र। वो अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया अपने टीचर की वजह से प्राप्त किया। और एक उसमें दृष्टांत आता है कि वो उनके टीचर जो थे वो बॉय स्काउट्स के हेड थे। तो उन्होंने एक दिन लाल बहादुर से कहा कि चलो तुम सबसे पैसे इकट्ठे कर लो और पिकनिक पे चलेंगे। तो उन्होंने सबका नाम लिखा लेकिन अपना नाम नहीं लिखा। तो टीचर ने कहा क्या हुआ? बोले कि नहीं, मुझे पिकनिक में नहीं जाना। तो उनको पता लग गया निष्कामेश्वर जी को कि इसके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो, खैर मतलब उनको अडॉप्ट किया, निष्कामेश्वर मिश्रा जी ने उनको अडॉप्ट किया। उनकी माँ को वो भाभो कहते थे। लेकिन एक अच्छे टीचर से कैसे एक अच्छा टीचर क्या कर सकता है अपने स्टूडेंट के लिए, ये हमें एक बड़ा क्लैरिटी आती है उनकी लाइफ से। अब वो 17 साल के हो गए हैं, मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होने वाला है और मैट्रिकुलेशन के बाद उन दिनों में टीचर की नौकरी आराम से मिल जाती। अब आ गए महात्मा गांधी। उन्होंने कहा छोड़ो, ये सब छोड़ो, नॉन कोऑपरेशन, कोई भी संस्था। उन्होंने तो कहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी गलत है, बिकॉज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी अंग्रेज़ों ने मान्यता दी है, तो आप छोड़िए ये सब। अब बड़े द्वंद्व में हैं लाल बहादुर की क्या करें। अब सब जरा से प्रेशर, उनके जो मामा उनके मौसा के यहाँ वो रहते थे, मौसा बड़े नाराज़ हुए, बोले तुम बेवकूफ़ हो, माँ तुम्हारी विधवा है, बहन की अभी शादी नहीं हुई है, एक बहन की शादी, अभी एक बहन की शादी होने में तुम ये छोड़ दोगे? वो गए अपनी माता के पास, तो माता ने कहा अभी जो आपको ठीक लगे वो आप करो, पीछे मत हटना। लेकिन देखिए कन्विक्शन की बात है। एक 17 साल का विद्यार्थी अपना मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम छोड़ के खादी और स्वदेश में लग जाते हैं। खैर ये अच्छी बात थी कि 1922 में काशी विद्यापीठ इस्टेब्लिश होता है, बिकॉज महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बहुत सारे विद्यापीठ बनाए, जिसमें डॉक्टर भगवान दास उसके पहले आचार्य, पहले चांसलर उसके रहे और उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। उस इंस्टीट्यूशन में देखिए आचार्य कृपलानी भी थे। आचार्य कृपलानी ने भी यहाँ अध्ययन इंदौर में भी थे, दिल्ली कॉलेज में भी पढ़ाया उन्होंने, तो आचार्य कृपलानी ने। तो खैर ये काशी विद्यापीठ का और ये जो हरीश चंद्र हाई स्कूल का बड़ा योगदान रहा है। हरीश चंद्र हाई स्कूल में अभी भी फीस नहीं लगती। तो ऐसी भी कई संस्थाएं हैं हमारे देश में जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इन्होंने क्या सीखा डॉक्टर भगवान दास से, और उन्होंने क्या सीखा? सबसे पहले पंक्चुअलिटी, सबसे पहले। और अभी जो नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हमारे सोमनाथन की भी एक बड़ा अच्छा पेपर है कि व्हाट इज़ इट दैट एन IAS ऑफिसर कैन ऑलवेज डू। इसे इसकी जितनी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हों, जो भी हो, लेकिन ऑफिस पे टाइम पे आना, किसी को टाइम दिया है तो उसको कमिटमेंट करना, ये तो आपके हाथ में है। मतलब दीज आर थिंग्स विच नो पॉलिटिशियन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। तो अगर हम ऑफिस ही नहीं पहुंच रहे टाइम पे, अगर हम अपना काम नहीं, तो पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर एवरी पाई, एक एक पाई का हिसाब रखने की जो एबिलिटी थी उनकी, वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण एबिलिटी थी। अब आमतौर पे जो लोग जनरल सेक्रेटरीज हो जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो हिसाब रखने में थोड़ा सा संकोच रखते हैं, शायद रखते होंगे, लेकिन उन्होंने हर पाई, हर दाम का उन्होंने उसमें रखा। एक और चीज़ उन्होंने जो सीखी डॉक्टर भगवान दास और निष्कामेश्वर मिश्रा से, ये थी कि जो तर्क है और तथ्य है, तर्क और तथ्य को साथ साथ चलना चाहिए। आपके पास तथ्य हैं और तर्क नहीं है
तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि तथ्य है और तथ्य के साथ तर्क है, तभी आप कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। अगर तथ्य है, तर्क नहीं है, और तथ्य तर्क के साथ आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये तीनों चीज़ों का जब मिश्रण हो जाएगा तो आप एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। रिटन वर्ड पे पूरा फोकस था उनका। वो एक एक ड्राफ्ट जब बनाते थे, इनफैक्ट राजेश्वर प्रसाद जो उनके सेक्रेटरी थे वो परेशान हो जाते, कहते इतनी बार ये ड्राफ्ट चेंज करवाते हैं। मतलब वो एक ड्राफ्ट लिखते थे, फिर उसमें चेक करते थे कि ये गलत हो गया, ये हो गया। तो मतलब पूरा परफेक्शनिस्ट वाला जो काम था उनका। आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड कंसिलिएशन, कैसे हजरत बल क्राइसिस में वो सुनते ही गए, सुनते ही गए, सुनते ही गए, सुनते गए। और जब उनके होम सेक्रेटरी और DIB ने कहा कि नहीं, ये जो हजरत बल में जो दीदार है, जो मुक्स नहीं, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, जो हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद था, तो सबने कहा कि नहीं नहीं अब नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस इशू पे मुझे नहीं लगता कि कोई झूठ बोलेगा, मुझे नहीं लगता कि इस सेंसिटिव मुद्दे पे कोई भी झूठ बोलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, दीदार भी होगा और जो वहाँ के जो 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 लोग काम करते हैं वहाँ पे उनको दे। तो मतलब कंसिलिएशन। असम में गए तो सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, बहुत बातें सुनते गए। आफ्टर ऑल एक सोल्यूशन पे उसके बाद में निकल जाता है, मतलब सोल्यूशन निकलते हैं जब हम कोशिश करते हैं। एक शेक्सपियर ने कहा है कि देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन विच टेकन ऑन फ्लड लीड ऑन टू फॉर्चून, कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, जैसे ज्वार भाटा जब कई बार आता है, अगर तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप सक्सेस की उसके तरफ बढ़ जाते हैं, और नहीं किया तो फिर आप कहीं बीच में रह जाते हैं। तो मैंने उनकी ज़िंदगी में कुछ एक एनालिसिस करने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने उनको बनाया शास्त्री। पहला तो था कि जब उनको महात्मा गांधी ने, जब उस समय 17 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ी, वरना वो अध्यापक बन जाते, हेडमास्टर रिटायर हो जाते, DPI बन जाते, बाद में शायद स्टेट सिविल सर्विस में आ जाते। तो एक मतलब उनकी जो पूरा जो दायरा था वो सीमित हो जाता है। लेकिन उस समय का जो उन्होंने डिटर्मिनेशन थी, वो क्विटिंग, मतलब जिस चीज़ में कन्विक्शन है उस चीज़ पे अमल करने की जो उनकी काबिलियत थी, उसी की वजह से वो आगे बढ़ पाए। सेकंड, फॉर्चुनेटली उसी समय काशी विद्यापीठ का गठन हो गया, क्योंकि 21 में उन्होंने स्कूल छोड़ा और 22 में काशी विद्यापीठ बन गई और 3 साल का उनका कोर्स था। एक बड़ी दुखद मतलब मैं अभी इन सब से डिस्कस कर रहा था, सुबह इनसे मनीषा से भी डिस्कस कर रहा था कि कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे नहीं मिल पाए। एक तो उन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी, जब उनको वो शास्त्री की डिग्री जब मिली थी, तो थीसिस का नाम था द फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर भगवान दास। वो अनफॉर्चुनेटली ना काशी विद्यापीठ में है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये एक रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपनी लाइब्रेरीज़ को और अपने लाइब्रेरियंस को ठीक से ट्रीट नहीं करते। मैं तो करता हूँ, और छाया जी ने मेरी बड़ी आपका नाम है वाहिनी शिखा, राइट? हाँ, कर्मन का नाम मुझे पीछे, बट एक गुड लाइब्रेरी, गुड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कितना अनिवार्य है, कितना ज़रूरी है। मुझे अभी पता लगा कि इंदौर की लाइब्रेरी का भी कुछ बहुत ठीक नहीं है। तो दीपक, ये आपको देखना है कि वो लाइब्रेरी जो है दोबारा से उसी लेवल पे पहुँचे। खैर, तो ये किताब नहीं मिल पाई मुझे, लेकिन इस किताब अगर मिल जाती तो शायद बहुत कुछ उनके जो इंसाइट्स थे 22 साल की उम्र में, जो हम सोचते हैं, what we think at the age of 22 is very different from what we think at the age of 32, 42, 52, 62। तो जो ग्रोथ उनकी जो पकड़ में आती, क्योंकि हमारे पास उनकी लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस तो है, लेकिन उस समय 22 साल की उम्र में उनका क्या विचार रहा होगा, ये अगर पकड़ में आ जाता तो बहुत अच्छा रहता हमारे लिए। फिर क्या हुआ कि लाला लाजपत राय आए वहाँ पे काशी विद्यापीठ। वो चाहते थे कि एक सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बनाई जाए, जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी गोखले ने। गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये कार्यकर्ता, मतलब ये जो पॉलिटिकल चीज़ों में तो बहुत कुछ, लेकिन आई ऑल्सो नीड अ कार्डर ऑफ पीपल जिनकी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो डिवोटेड रहे इंडिया के लिए।
तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने फैमिन्स में बहुत बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया। जो फैमिन कोड था देश का, उस फैमिन कोड को चेंज करने में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बिकॉज उन्होंने फैमिन कोड को रीडिफाइन करके उसको स्केसिटी कोड बनाया। तो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने पूछा, लाला लाजपत राय जी ने पूछा संपूर्णानंद से, उस समय तक संपूर्णानंद जी चांसलर थे, कि बताइए अच्छे कुछ बच्चे दीजिए जिनको मैं एसपीएस में शामिल कर दूँ। तो उसी समय फिर अलगू राय शास्त्री, राजा राम शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री, ये सब इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी ज्वाइन किया और ये चले गए लाहौर। अब लाहौर एक बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल था, बनारस में पढ़े थे, और लाहौर वॉज उस समय तो पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, बहुत ही वेल डेवलप्ड था। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के वो अध्यक्ष भी थे, लाला लाजपत राय। क्योंकि लाला लाजपत राय को वी हैव टू सी हिम नॉट जस्ट एज अ पॉलिटिकल लीडर, वी ऑल्सो हैव टू सी हिम एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, वी हैव टू सी हिम एज अ लेबर लीडर। देयर वर सो मेनी थिंग्स। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज शायद इंटक से भी हमारे साथी आए हुए हैं। तो ये जो लेबर मूवमेंट पे इनका लाला लाजपत राय का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ PNB, ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, एंड ही वॉज ऑल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो बहुत बहुविस्तृत पर्सनैलिटी थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनके 15 वॉल्यूम्स में शास्त्री जी का जिक्र आएगा, लेकिन उस समय शास्त्री जी शायद बहुत मतलब बिल्कुल प्रोबेशनर इंटर्न रहे होंगे, तो कोई रेफरेंस मुझे मिला नहीं उनका। लेकिन फैक्ट है कि वो वहाँ उन्होंने 1 साल। फिर एक कोइंसिडेंस हुआ कि जो लाला लाजपत राय जी की जब डेथ होती, और लाला लाजपत राय ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी को वहाँ जनरल मैनेजर बुलाया था पंजाब नेशनल बैंक में, और तब उनकी डेथ हो गई लाला लाजपत राय जी की। तो फिर सर्वसम्मति से पुरुषोत्तम दास टंडन जी को अध्यक्ष बनाया गया सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का, और उन्हें लगा कि इलाहाबाद उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो इलाहाबाद से थे। तो पूरा ऑफिस जो था सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का वो इलाहाबाद शिफ्ट हो गया। अब दीज आर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ हिस्ट्री जो अच्छे तरीके से होते गए। इलाहाबाद जब आए तो वहाँ पे नेहरू जी भी थे, और एक मज़ेदार चीज़ थी कि नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन की कभी नहीं बनी उनकी। लेकिन ऐसा इनमें हुनर था कि वो पंडित जी की तरफ से उनको चिट्ठी लिखते थे पुरुषोत्तम दास टंडन को, और उन्हीं के बिहाफ पे उस चिट्ठी का जवाब भी देते थे, जिससे जो कटुता थी इन दोनों में वो थोड़ी कम हुई। लेकिन फिर जो अच्छी जो चीज़ रही 1935 में, और ये एक किताब अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कांग्रेस एग्रेरियन कमेटी रिपोर्ट। 1935 में ये सवाल उठा कि जब देश आज़ाद होगा तो किस किस्म की एग्रीकल्चरल व्यवस्था होनी चाहिए, ज़मींदारी, तलुकदारी, और ये जो जिस तरह रेंट सीकिंग बिहेवियर था, इस पे शास्त्री जी ने बहुत बढ़िया, वो जनरल सेक्रेटरी थे उस कमेटी के, जिसमें आचार्य कृपलानी, संपूर्णानंद सब लोग थे। लेकिन जैसा हम सबको जानते हैं कि जो सबसे यंग होता है उसी को रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, तो उन्होंने वो रिपोर्ट लिखी। एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप इसको करीब देख लीजिए। 5 बार उनको जेल जाने का मैं कहूँगा सौभाग्य मिला, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि अगर मैं 7 साल जेल में नहीं रहता तो मैं इतना पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो 17-18 साल की उम्र से इतना ज़्यादा उनको कार्य में लग गए थे कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जेल में उन्होंने क्या क्या पढ़ा, वो उसकी डाइवर्सिटी आप देखिए। स्वामी राम तीरथ, विवेकानंद, दयानंद, श्रद्धानंद, कबीर, मीराबाई, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, शेक्सपियर, बैरन, और उसके बाद में इमैनुअल कांत, मार्क्स, लेनिन, हक्सली, लास्की, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब्राहम लिंकन, ये सब उनको बहुत मौका मिला पढ़ने का। वो कहते हैं कि अगर मुझे जेल जाने का, वो सौभाग्य शब्द यूज़ करते हैं, वो नहीं मिलता तो मैं कहाँ इतना पढ़ पाता। और उन्होंने मेरी क्यूरी की बेटी ने उन पे एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया। लाल बहादुर शास्त्री मेरी क्यूरी को एक आइडियल महिला मानते थे। उनका ये मानना था कि शी इज़ द आइडियल वुमन बिकॉज शी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, शी वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। उन्होंने अपनी पूरी नोबेल प्राइज़ का पूरा जो फंड था, उन्होंने पूरा वो वॉर एफर्ट के लिए उन्होंने दे दिया। शी वॉज अ गुड मदर, गुड हस्बैंड, गुड एवरीथिंग।
तो जो इन्होंने जो ये सीखा सब, जब इन पे 3 नो कॉन्फिडेंस मोशन हुए, तो इनके जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थे उसका जवाब किसी जॉइंट सेक्रेटरी का लिखा हुआ नहीं था। वो पता लग जाता है क्योंकि हम सब जॉइंट सेक्रेटरीज एक ही तरीके से लिखते हैं। हमें राइट दीपक? हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल वही होता है। वो पता लग जाता है कि वो चाहे जॉइंट सेक्रेटरी 1985 बैच का हो या 95 बैच का हो या 2005 का हो, हमारा लिखने का तरीका वही होता है। एंड देयरफॉर एज बिटवीन एंड देयरफॉर सो करते करते करते। लेकिन उनकी जो थी, उनको पूछा एक वो NC चैटर्जी जो इनके पिताजी थे, सोमनाथ चैटर्जी, कि आप अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। कहते हैं आप बताइए कौन पोजीशन चेंज नहीं करता? जब महात्मा गांधी कांग्रेस में आए तो क्या उन्होंने तिलक और गोखले की पोजीशन को चेंज नहीं किया? क्या वो उसी पद्धति पे चलते रहे? क्या कांग्रेस हमेशा A.O. ह्यूम की पद्धति पे चलती रही? A.O. ह्यूम की पद्धति पे चलते रहते तो क्या कांग्रेस बन जाती? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि क्या माओ ने वही किया जो मार्क्स ने कहा था? क्या लेनिन ने चेंज नहीं लाए? क्या लेनिन के बाद स्टालिन ने चेंज नहीं लाए? क्या स्टालिन के बाद क्रुश्चेव चेंज में नहीं लाए? वो कहते सिर्फ आप हैं जो मानते हैं कि चेंज नहीं हो सकता। एक डेमोक्रेट वो है जो चेंज को एक्सेप्ट भी करता है, चेंज का स्वागत भी करता है। तो साथियों, अब मैं लगभग समय ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं इस पूरी एक 2-3 चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं पुस्तक लिख रहा हूँ शास्त्री जी पे, और करीब 145,000 वर्ड मैंने लिख लिए हैं। जनवरी में किताब छपेगी। और ये किताब क्यों आई, कैसे आई? 1 जनवरी 2019 को मुझे सौभाग्य मिला कि मैं लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का निदेशक बनूं, और हमारे यहाँ एक लाल बहादुर शास्त्री जी की डबल लाइफ स्टाइल स्टैचू है जो बिल्कुल डायरेक्टर ऑफिस के बगल में। तो वहाँ गए, वहाँ पे जैसा कि एक ट्रेडिशन है, फूलमाला उनको दी जैसे हमने अहल्या जी को दी। उसके बाद में सरदार पटेल का एक बस्ट है जिसके नीचे लिखा रहता है, एंड यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया अनलेस यू हैव अ गुड ऑल इंडिया सर्विस विच हैज़ द फ्रीडम टू स्पीक इट्स ओन माइंड। फिर हमने चार्ज लिया दफ्तर में बैठ के, बहुत बढ़िया दफ्तर है, मसूरी एकेडमी के डायरेक्टर का दफ्तर निश्चित तौर पे आम तौर पे सब PM CM के दफ्तर से बेटर ही है व्यू में और सब चीज़ों में। और उसके बाद में फिर मैं गया लाइब्रेरी। जब लाइब्रेरी में गया तो देखा, एंड छाया जी विल एग्री विद मी, कि महात्मा गांधी पे तो शेल्फ्स ऑफ बुक्स हैं। मतलब इतनी किताबें हैं महात्मा गांधी पे कि पूरे जीवन लगा दिया जाए तो भी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी प्यारेलाल की जो हैं उसमें समय लग जाएगा, ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो कमेंट्रीज हैं, जो महात्मा गांधी के ऊपर वो बहुत हैं। इंदिरा गांधी पे बहुत मटीरियल है। और शास्त्री जी जिनके ऊपर हमारी एकेडमी का नाम है, 12 पुस्तकें हमारे पास हैं जिनको ढंग की पुस्तकें कहा जा सकता है। उसके बाद में तो वही पुस्तकें रिपीट, जैसे कलेक्टेड स्पीचेस बाय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फिर इसकी फिर उसकी, वो अलग बात है। और कुछ हेगियोग्राफीज, मतलब बाल ये बाल वो। तो सीरियस अध्ययन मुझे लगा कि शास्त्री जी पे शायद नहीं हुआ है। तो आई थॉट कि लेट मी वर्क ऑन द लाइफ एंड द स्टोरी ऑफ शास्त्री जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर नेशनल आर्काइव से और बाकी जगह से सारा मटेरियल कलेक्ट करते करते 3-4 साल लग गए हैं इस काम में। तो ये एक अपने मुंह से मैं क्या बोलूँ, लेकिन इट विल बी एन ऑथेंटिक बायोग्राफी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, जिसमें हम लाल बहादुर शास्त्री की जर्नी वो कवर करेंगे कि कैसे वो उनका विद्यार्थी जीवन से लेके कैसे वो कांग्रेस में आए, क्या उनकी पॉलिटिक्स रही, उनका कंपैरिजन अपने बाकी साथियों के साथ, क्या क्या उन्होंने जीवन में उपलब्धियां हासिल की। तो हम सीखते क्या हैं इससे? शास्त्री जी के जीवन से अगर कुछ सीखना है, और बहुत कुछ सीखने का है, तो क्या सीखना है? नंबर 1, एन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम हिज फिजिकल स्टेचर। आपकी शक्ति जो है, शक्ति यहाँ, शक्ति यहाँ, शक्ति मानसिक है, बुद्धि शक्ति मानसिक। इट डज नॉट कम दैट यू आर बॉर्न किसी बड़े राजघराने में पैदा हो गए तो नहीं है। ऐसा है तो जो अभी 2-4-5 बच्चे यहाँ जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे धनाढ़ व्यक्तियों के बच्चे सिविल सर्विसेज में नहीं आ सकते। बोथ दीपक एंड आई कम फ्रॉम एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज, राइट। और एंडाउमेंट जो है, जो आपकी जो पढ़ने की क्षमता है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप देखिए, अब चाहे ओलंपिक्स, एक अभिनव बिंद्रा को छोड़ के बाकी जितने हमारे लोग जो ओलंपिक्स में इतना फतेह, आफ्टर ऑल नीरज चोपड़ा क्या है? नीरज चोपड़ा तो JCO है अभी, ही इज अ जवान, ही जॉइंड एज अ जवान इन द इंडियन आर्मी। और मुझे लगता है कि क्या उपलब्धि की उन्होंने, और उसके अंदर भी ये डिफीट और डिफीटिज्म का है। देखिए, प्रीलिम्स में उन्होंने 90 क्रॉस किया,
फाइनल्स में वो थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन कोई शिकवा नहीं है। ही सेज आई विल ट्राई अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है अगर आपको लगे कि मैं हार गया, कि मैं इस बार हारा हूँ, मैं इस बार हारा हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। तो ये दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। और एक बार तो खैर वाजपेयी जी ने मजाक किया था, मजाक क्या, वो अच्छा बोला था, ये टोल्ड शास्त्री जी कि ठीक है आप नेहरू जी की तरह कैम्ब्रिज नहीं गए, इधर इधर उधर नहीं गए, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं। मतलब कुछ कहा उन्होंने कि आप तो काशी विद्या, आप बोलिए ना, फ़ख्र से बोलिए कि हम काशी से हैं। तो खैर पॉइंट ये है कि आपकी जो 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 चीज़ें हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, that confidence has to come from within. No one can give you confidence. Confidence has to come from within. Conviction to a cause बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉज स्वदेशी का हो, चाहे वो कॉज खादी का हो। 3 कॉजेज़ इन्होंने अडॉप्ट किए थे, सबसे पहले स्वदेशी और खादी, उसके बाद में अछूत उद्धार। मेरठ और मुजफ्फरनगर ज़िलों में इन्होंने बहुत काम किया है अछूत उद्धार के लिए। अब क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी नहीं है, देखिए हमें अंग्रेज़ों से जो चीज़ें सीखनी हैं, क्योंकि होलसेल अंग्रेज़ों को और उनके शासन को कंडेम करना भी ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, रिकॉर्ड कीपिंग जो है, रिकॉर्ड कीपिंग, मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग इज़ अ ट्रेट विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर हो, चाहे वो रिकॉर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेथड एंड यू नो अकाउंटिंग सिस्टम, दीज आर थिंग्स विच एक्चुअली, एक थोड़ा मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में जब प्लासी की जब युद्ध हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सोल्जर्स को एक तरीके को तनख्वाह देती थी। सिराजुद्दौला के फोर्सेस को कोई गारंटी नहीं थी कि आज तनख्वाह मिल रही है या कल तनख्वाह मिल रही है। तो कौन फौजी काम करेगा जिसको गारंटी है कि सैलरी मिलेगी? तो वी कैन नॉट बी ओवरली क्रिटिकल, आफ्टर ऑल वी हैव टू लर्न द गुड। तो एक जो रिकॉर्ड कीपिंग की जो प्रथा थी, दैट वाज वेरी गुड। कन्विक्शन, अच्छा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने वहाँ क्या किया, लेकिन कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमारे यहाँ अब कन्वर्शन इसलिए कम हो गई है, इसलिए कम हो गई है क्योंकि शास्त्री वगैरह ने यहाँ पे बहुत काम शुरू कर दिया, आर्य समाज का बहुत काम हो गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट से हमें पता लगता है। तो हिस्ट्री को ढूंढने के लिए हमें कई बार और एरिया से चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं जो हमें नॉर्मली प्रत्यक्ष हैं। और फिर विजन फॉर द फ्यूचर, आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, आगे मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं किस किस्म का भारत देखना चाहता हूँ। एबिलिटी टू सेक्रीफाइस द शॉर्ट फॉर द लॉन्ग रन, मतलब मुझे अपने आज के लिए, मुझे अपने कल के लिए आज का सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है, लाजिम है, अनिवार्य है। और अगर मैं आज ही के लिए सब कुछ करूँगा तो मैं ग्रेट कॉलेज बना सकता हूँ, ना मैं ग्रेट संस्था बना सकता हूँ, ना मैं, अब अभ्यास मंडल को लीजिए 65 साल, you see 65 years, so it's the conviction. Why is अभ्यास मंडल is not growing because you have funds. अभ्यास मंडल इसलिए ग्रेट नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास पैसे, ना आपके पास ऑडिटोरियम। मुझे लगता है मेरा किराया आप दे देंगे नहीं भी देंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं तो ये शास्त्री जी भी ऐसे ही करते थे। शास्त्री जी ने क्या किया कि वो गए एक बार इधर राजस्थान में, तो उनको माथुर जी ने एक चेक दिया। उन्होंने कहा कि प्रॉमिस तो आपने ये किया था, इतना आपने कम दिया है, बाकी पूरा कर दीजिएगा तो एडहेरेंस टू ट्रूथ, वॉकिंग द टॉक, जो कहो वो करो। देखिए सतपाल जी थे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैंने उनसे मिल लिया। 90 वर्ष की उनकी आयु थी जब मैं उनसे मिला, जो लाजपत भवन है दिल्ली में, 90 ईयर्स ओल्ड। तो लेकिन अच्छी बात कर रहे थे वो, और एज इज़ जस्ट अ नंबर, हमारे बीच में है अभी 84 ईयर्स के चले गए, हाँ चले गए, तो एडमिट है। तो ही वॉज टेलिंग मी कि इसे एक दिन वो गए शास्त्री जी के यहाँ, क्योंकि वो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में, तो शास्त्री जी लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट थे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के, तो उनके साथ एक डिफरेंट किस्म का रिश्ता हो गया था। एक बार कहते हैं मैं गया तो मैंने देखा शास्त्री जी वो बिल देख रहे थे कि वो आटे दाल चावल चीनी का भाव क्या है। तो मैंने कहा आप ये क्यों देख रहे हैं? बिकॉज मंत्री को तो कोई बताएगा नहीं कि एक्चुअली रेट क्या है, एक्चुअल रेट क्या है आटा दाल चावल चीनी का। अटेंशन टू कंप्लीट डिटेल, ये शास्त्री जी ने सिखाया, वॉकिंग द टॉक। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, हर चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शास्त्री जी बीच बीच में बात में मजाक से बहुत सारी चीज़ें करते थे। एक बार वो गए थे उधर
मैसूर में कोई अधिवेशन हो रहा था, तो जैसे होता है कि वो उनको बिठाया बीच में और फिर लोगों ने कहा ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो हूँ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, ये आपके बगल में बैठे हैं कामराज जी, असल पावर तो इनके पास है, ये मैं इनको दे रहा हूँ, अब इन्हीं से करवा लीजिए, तो हैं भी आपके। तो तालियां बजी, सब हुआ, लेकिन वो उससे सिचुएशन से वो रिगल आउट हो गए। फिर किसी ने कहा कि आप देखिए अयूब खान इतने लंबे, आप इतने छोटे, क्या होगा? इससे अच्छा है ना मैं तो ऊपर देख के बात करूँगा, वो नीचे देख के बात करेंगे, तो बेटर है। फिर किसी ने उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा कि देखिए अयूब खान बड़े महान व्यक्ति हैं, वो कह रहे थे कि मैं दिल्ली आऊँगा। हमने कहा उनको क्यों तकलीफ़ दी जाए, हम ही चलते हैं लाहौर उनसे मिलने के लिए। तो इस तरीके से बड़ी सीरियस बात को भी, एक बार उनको किसी ने बुला लिया फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम के लिए, बोले मुझे क्यों बुला रहे हो, मेरे तो 6 बच्चे हैं तो इसलिए अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इस पर अब भाषण नहीं दे सकता क्योंकि इस पर आई डोंट डू इट। तो बहुत सारी चीज़ों में सेंस ऑफ ह्यूमर, एक मजाक सुनने की एबिलिटी, मजाक कर लेने की एबिलिटी, अपने आप को सीरियसली ना लेने की एबिलिटी, ये सब गुण जो हैं ये मुझे शास्त्री जी में मिले, और मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे उस अकेडमी में सर्विस करने का मौका मिला जिनके नाम पे शास्त्री जी का नाम है। जय जवान जय किसान। बस कुछ मिनट का कार्यक्रम। अभ्यास मंडल की असल खूबसूरती क्या है कि जब भी कोई इस तरह के सुधीजनों से हमारी मुलाकात होती है तो शाम तक हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लिखने को हो जाती हैं कि ये लिखना है और यह सीखा है। आपसे मैंने आज क्या सीखा, जब किसी बारे में हम बात कर रहे थे तो हम बड़े दार्शनिक बन जाते हैं, हमें लगता है हमें बहुत आता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, रिसोर्स ऐसा होना चाहिए। माननीय संजीव भाई ने कहा नहीं नहीं मनीषा जी, ये गलत भाषा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए नहीं, आप जहाँ हैं उसके आसपास आप बेहतर अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये होना चाहिए, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह जी हैं। दीपक भाई अभी नए रोल में इंदौर आए हैं, पहले भी इंदौर रहे हैं। पहली बार हमने अभी अभ्यास मंडल में इनको बुलाया था तो हमने हाथ जोड़ लिए थे कि वो जो नदी बहुत दिनों से साफ़ हो रही है उसे साफ़ कर दीजिएगा। आज दूसरी बार आए हैं तो माननीय उनके गुरु ने उन्हें एक काम दे दिया कि लाइब्रेरी आपकी जिम्मेदारी है। अब मुझे लगता है तीसरी बार बुलाएंगे तो दीपक भाई सोचेंगे कि भाई फिर कोई काम मिलेगा। सादर आमंत्रित हैं दीपक भाई, आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आज मैं करतल ध्वनि से हमारे इंदौर कमिश्नर दीपक भाई की। सम्माननीय मंच, उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, अब आप सभी जानते हैं कि मेरा जो ये प्रशासनिक सफ़र शुरू हुआ वो राज प्रशासनिक सेवा से शुरू हुआ, और जब मैं आईएएस में आया तो मैं इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए कोलकाता के ट्रेनिंग सेंटर में गया था। तब सर वहाँ पर आए थे मसूरी से, और तब मैंने उनको पहली बार सुना, उनकी क्लास अटेंड की। फिर जब मैं मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मसूरी गया 1.5 महीने के लिए, तब सर वहाँ डायरेक्टर थे। तो अब सर के बोलने के बाद कुछ बोलना, और वो भी जब सर के भी गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं और मेरा नाम तो दीपक ही है, तो सूर्य दो बैठे हुए हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनके सामने। लेकिन मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहूँगा कि अभ्यास मंडल ने अपने जो नाम की ख्याति पूरे देश में बनाई है, तो बहुत ही गौरव होता है जब अभ्यास मंडल के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए सुनने के लिए या सुनाने के लिए। बहुत धन्यवाद अभ्यास मंडल। आदरणीय संजीव सर का जैसा नाम है, संजीवनी से जो प्राण देने वाली है संजीवनी, ऐसे ही जब भी सर के लेक्चर होते थे तो मुझे लगता है वो नोट्स मेरे अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। सर ने जो भी चीज़ें कही हैं, बहुत सीखने को मिलता है सर से। और इंदौर अपने मालवा का क्षेत्र तो अपने आवभगत और अपने अच्छे खान पान के लिए मशहूर है, तो मुझे पूरी आशा है कि सर को इंदौर की विज़िट में
आनंद आ रहा होगा। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो काम कहा था सरस्वती कान वाला, तो अभी पिछली जो मेरी आईडीए बोर्ड की बैठक हुई आपके कार्यक्रम के बाद, उसमें हम लोगों ने उसमें एक कंसल्टेंट अपॉइंट करके उसकी पूरी डीपीआर बनाने का काम का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और दूसरा, नमामि गंगे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो गंदे नाले उसमें मिल रहे हैं उसको उसमें ट्रीट करके उसको ट्रीटेड वाटर उसमें डाला जाए, उस पर भी काम शुरू कर लिया है। तो जो आपने कहा था उस पर काम शुरू हो गया है। लाइब्रेरी वाली बात सर ने कही है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पीएन मिश्रा को, वे आएँ और हमारे आज के मुख्य वक्ता संजीव चोपड़ा जी को स्मृति चिन्ह दें। आभार प्रदर्शन के लिए हमारे भाई अशोक जायसवाल जी, और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं कल हमारे बीच में पवन खेड़ा जी आने वाले हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कल शाम को फिर यहाँ मौजूद रहिएगा व्याख्यान माला की अगली कड़ी में शामिल होने के लिए। निशा जी, आज सदन में बैठे सभी श्रोतागण हमारे मुख्य वक्ता को सुनकर भाव विभोर हो गए। एक सहज, सरल, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में सदन को अवगत कराया। हम सब लोग वाक्य में इतने अच्छे वक्ता को सुनकर हमारा सीना वाक्य में ही 56 इंच का हो गया। हम आपके प्रति बहुत ही अभ्यास मंडल की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह साहब, जो उनके शिष्य रहे हैं, हमें आज गुरु जब इतना सहज और सरल और कर्तव्यनिष्ठ हो सकता है, तो दूसरी बार हमारा सीना 56 इंच का हो गया कि इतने शानदार कमिश्नर संभागायुक्त हमारे इस शहर को मिले हैं। निश्चित ही उनके कार्यकाल में ये शहर नई दिशा लेगा। और सदन में बैठे उनके गुरुजी, उनके साथी लोग और सारे श्रोतागण और अभ्यास मंडल की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले इस व्याख्यान माला को, सभी संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।